इंटरेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेचर में कितने टाइप के फोर्सेस हैं, बहुत सारे टाइप के फोर्सेस हैं। हम चैप्टर दर चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चुनिंदा फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे वेट है, mg, जो जनरली हम mg लेके चलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी। चार्ज वाले फोर्स की बात हम नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो उसके बारे में बात करेंगे, अलग चैप्टर होगा उसके लिए मैग्नेटिज्म का। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपनी कॉमन लाइफ में मिलने वाले फोर्सेस की बात करेंगे। अब कोई एक रस्सी पकड़ के खींच रहा है तो कौन सा फोर्स आएगा? टेंशन फोर्स आएगा। आप जमीन के सहारे खड़े हुए हैं तो जमीन आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है और आप जमीन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस की बात करेंगे। तो जो फिजिकली लाइफ में आपकी प्रॉब्लम में आपको दिखाई देने लगेंगे, उन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। हालांकि वो कुछ बेसिक टाइप के फोर्सेस का ही दूसरा रूप है। तो हम बेसिकली फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, फोर्सेस को दिखाएंगे और उन्हीं फोर्सेस को रिजॉल्व करके प्रॉब्लम में मैनिपुलेट करेंगे। ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहने के लिए बहुत ही आसान है। फॉर्मूला वाइज अगर बात की जाए तो इस चैप्टर के ऊपर केवल एक ही या दो फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले वाली अगर बात की जाए। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस पॉसिबल है। तो ध्यान क्या रखना है कि व्हाट इज एप्लीकेशन, वो अलग चीज है। तो फोर्स को पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज फोर्स। तो लिख लेते हैं फोर्स क्या है और तमाम तरीके के फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या है? फोर्स हम कह सकते हैं पुल और पुश, लेकिन हम क्या एग्जैक्टली क्या बोले? इंटरेक्शन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ, या टू सिस्टम्स लिख लिया सिंपल। ये किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ पुल और पुश, और अदर भी हो सकता है, अलग अदर टाइप के फोर्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर कहें कि फोर्स क्या है, तो दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, यूनिट आपको पता ही है इसके बारे में। यूनिट पता है ना? न्यूटन है, या सीजीएस में एसआई में न्यूटन ले लेते हैं, सीजीएस में डाइन ले लेते हैं। अगर हमको वो यूनिट एंड डायमेंशन के हिसाब से मालूम है, न्यूटन एंड डाइन इसकी यूनिट। अच्छा, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली अब हम सहारा लेंगे एरो का। इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो कंपोनेंट फॉर्म में जिसको नहीं पता है वो एक बार अच्छे से दिमाग लगा के समझ ले क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है। हम किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर फोर्स F दे रखा है तो वो अपने दोनों साइड परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व हो सकता है। लेट x और y दो डायरेक्शन दे रखी हैं, तो इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये अगर एंगल थीटा है तो जिस तरफ हमेशा अपने दोनों साइड ओपन होगा, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। F के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x की तरफ और एक y की तरफ, या यू एक्स वाई नाम याद ना रखें, हम इसको ऐसे याद रखें, जिस तरफ एंगल थीटा होगा उस तरफ का कंपोनेंट आएगा f cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते वक्त हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली f cos थीटा। इन x एक्सिस को लिखने की बजाय उन्होंने एक सिंबॉलिज्म यूज किया, यूनिट वेक्टर, दैट इज आई कैप। आई कैप एक सिंबल है, वो कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ x, और प्लस दूसरा कंपोनेंट है f sin थीटा, इसको लिख दिया j कैप इन द डायरेक्शन y। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं तो किसी भी वेक्टर को एज ए कंपोनेंट फॉर्म यानी आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्टली हमें यही करना है, फोर्स को रिजॉल्व कर लेना है x में और y में। फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz
ठीक है, इस चैप्टर में पिछला केवल मैक्सिममली यही यूज होने वाला है, कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, एक्स में अलग वाई में अलग, जिस तरफ एंगल थीटा दिखाई दे उस तरफ कंपोनेंट कॉस थीटा लिया जाएगा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा लिया जाएगा। उसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरूरत अभी नहीं पड़ती है। एफ एक्स मतलब एक्स में डायरेक्शन में, वाई में, जेड में डायरेक्शन। और एक और चीज मैंने आपको अगर बताई हो, आपको याद हो, तो एफ एक्स को हम कंपोनेंट वाइज ले सकते हैं, एफ कॉस एल्फा, एफ वाई, एफ कॉस बीटा और एफ जेड, एफ कॉस गामा। ये सिखाया था मैंने। अल्फा कौन सा एंगल है? व्हाट इज अल्फा? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड फोर्स एफ। बीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड फोर्स। गामा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड फोर्स। सिंपली। तो कभी कभी बहुत रेयर इसका भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली हमें दो कंपोनेंट लेके चलने हैं, लेकिन जब तीन कंपोनेंट की बात करें तो तीन कंपोनेंट के लिए आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना है। डायरेक्शन को साइन वाला बताया था ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो यही बेसिकली। तो अगर आपको एंगल दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो आप उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। तो कोई भी फोर्स आपके पास अगर गिवन है तो उस फोर्स को आपको पर्टिकुलरली दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। कौन सी दो डायरेक्शन होंगी वो आगे चल के हम डिसाइड करेंगे। चैप्टर दर चैप्टर बदलता जाएगा। इस वाले चैप्टर में जिधर बॉडी चले और उसके परपेंडिकुलर जिधर चले उसको एक्स मान लेंगे, उसके परपेंडिकुलरली वाई मान लेंगे। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में जब एंट्री करेंगे तो सेंटर की तरफ एक्स मान लेंगे, उसके परपेंडिकुलरली वाई मान लेंगे। तो मुद्दा कुल मिलाकर के इस पूरे दो चैप्टरों में, आगे के दो कंटिन्यूड चैप्टर्स में एक ही काम करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। इसीलिए सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की। अब मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि पिछले वाली चीजें सारी वॉश आउट हो जाए, उनको आप भूल जाइए। अब नए तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे हैं। फटाफट मुझे बताइएगा जल्दी से सभी लोग, कंपोनेंट निकाल करके। एग्जाम्पल दे रखा है, सभी को आता है मुझे मालूम है। मैं सबसे आसान एग्जाम्पल लेता हूं वेट का, जो हमको बार बार यूज करना है। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये एंगल है लेट 37 डिग्री। जिसको नहीं पता है वो याद रखें, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। अब मैं इसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहता हूं, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया F1, इसको मैंने नाम दे दिया F2। F1 और F2 की वैल्यू बताइए। मैंने 100 न्यूटन को रिजॉल्व किया, मैंने बीच में क्रॉस मारा। ये क्रॉस मारने का मतलब मैं ये फोर्स रिजॉल्व कर चुका हूं। F1 और F2 की वैल्यू बताइए जल्दी से, एंगल देखिए, चेक कीजिए, उसके बाद वैल्यू बताइए। ये 37 डिग्री है तो ये 53 हो जाएगा, ये वाला एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सबको पता है, मुझे मालूम है, मैंने खूब सिखाया है, ये सबको अच्छे से आता है। कुछ एक दो बच्चे नए हैं, उनके लिए ये डिस्कशन है, ठीक है ना। सबको पता है, सब आंसर दे रहे हैं फटाफट, मुझे मालूम है, कोई इशू नहीं है, सभी को आता है, सिखा भी रखा है हमने, काफी कंपोनेंट ले रखा है। तो 100 को रिजॉल्व किया, इस तरफ वाला हमेशा अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा, ये याद रखिए। जैसे एक बुक खुलती है ना, बुक खुलती है तो कैसे, बंद बुक है, बंद बुक को ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगी, लाइक दिस। तो इसी तरीके से जो भी वेक्टर होगा वो अपने दोनों साइड रिजॉल्व हो जाएगा। तो 100 न्यूटन को मैंने रिजॉल्व कर दिया इस तरफ, और जिस तरफ एंगल थीटा है उस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा कॉस, और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन। 100 साइन 37, ये बन गया cos 37 की वैल्यू 4/5, 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 80। साइन 37 की वैल्यू 3/5, 100 into 3/5 किया, कितना आ गया 60, 68। डन, अच्छी बात है। तो मैं मान लूं कि अब आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। चलो एक दो और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा काम तो असलियत में स्टार्ट होगा फोर्सेस का एफबीडी बनाने से। एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए फटाफट। मुझे कंपोनेंट ये बस आना चाहिए, बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकी पूरा पिछले वाला गायब भी होगा चलेगा, कुछ नहीं जरूरत है।
4 फोर्सेस दे रखे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। F1 बराबर 10, F2 बराबर 20√2, 45 डिग्री पे है। F3 इज इक्वल टू 10 और F4 है, सॉरी F4 है 25 at an angle of 37 डिग्री। नेट फोर्स इन एक्स, नेट फोर्स इन वाई बताना है। F को हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इन एक्स प्लस नेट फोर्स इन वाई। Fx होगा F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x और Fy होगा F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप अलग अलग निकालने के बजाय फिगर में ही लिखाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया, फिगर में रिप्रेजेंट करने से काम हो जाता है आसान। अब मुझे मालूम है नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे एक्स वाले सारे कंपोनेंट को जोड़ना है, वाई वाले सारे कंपोनेंट्स को जोड़ना है, ध्यान रखना है प्लस और माइनस का। ठीक, किसी भी नेट फोर्स को निकाला जाए जहां नेट फोर्स की वैल्यू है सभी का सम, दैट मींस F1। बिल्कुल ठीक है दलिशा 1550। F1 प्लस F2 ठीक है देव, सही है। F2 प्लस F3 प्लस F4। इन्हीं भी वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका है उनके x कंपोनेंट और उनके y कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर लें। जो बच्चे नए जिनको नहीं आइडिया वो ध्यान रखें कैसे किया जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो सभी को रिजॉल्व करें, x में अलग y में अलग, x को ऐड करें y को ऐड करें, x बन जाएगा 15i कैप प्लस 50j कैप। अंजलि ठीक है बेटे, उत्कर्ष ठीक है बेटे, हाँ ठीक है, डन, वेरी गुड। तो अब मैं इनको रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं देखिए सभी के x कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा प्लस माइनस ध्यान रखते हुए सभी के y कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा, तो मुझे नेट fx मिलेगा, नेट fy मिलेगा। यही काम है, ध्यान रखना। F1 प्योरली x में है, मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख देता हूं F1 की वैल्यू को, दैट इक्वल्स टू 10 i कैप। F2 को रिजॉल्व करूंगा मैं तो दोनों तरफ रिजॉल्व होगा, प्लस x और प्लस y में। मैं आपकी सहूलियत के लिए लिखता हूं 20√2 cos 45 i कैप प्लस 20√2 sin 45 j कैप। ये हो गया F2। किसी को डाउट? F2 को रिजॉल्व किया तो अपने दोनों साइड रिजॉल्व हो गया। F3 प्योरली किस में है? y में है, तो 0, इसको 0 j कैप पे लिख सकते हैं, 0 i कैप प्लस 10 j कैप। F4 को लिख सकते हैं वेक्टर के तरीके से, इसका कंपोनेंट लिया इधर और इधर, तो इस तरफ आया माइनस x और इस तरफ आया प्लस y, तो 25 माइनस 25 साइन 37 i कैप प्लस 25 cos 37 j कैप। समझने वाली बात है, देखिए ध्यान दीजिए। इसको रिजॉल्व किया तो इधर आया cos, इधर आया साइन, ये प्लस x है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन, इसीलिए यूज किया। ठीक है, माइनस साइन यूज किया, माइनस 25 साइन 37 और ये प्लस y में ही है तो प्लस y में। अब सबके सब आपस में जोड़ दिए, इनको ऐड कर दिया, ये बन जाएगा 20, ये भी बन जाएगा 20। 25 साइन 37 मींस 3/5 मींस 15 और ये बन जाएगा cos 37 4/5 बिकम्स 20। सबको आपस में ऐड कर दिया, 10 20 30 माइनस 15 i कैप प्लस 0 20 10 30 और 20 50 प्लस 50 f की वैल्यू। बहुत आसान है। अब लेकिन फिगर से भी सकता है, इसको रिजॉल्व कर लो। 20√2 को 20 इसको रिजॉल्व किया, इधर 20 इधर आ गया 50। फिगर में दिखाना है,
जिन बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ ये कंपोनेंट का लिखने का तरीका फालतू का है, लंबा चौड़ा कोई करने की जरूरत नहीं है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करना है। और जिनको आपने रिजॉल्व कर दिया उनके लिए क्या कर देना है आपको, कट साइन मार देना है। कट साइन का मतलब वो गायब, अब वो फोर्स है ही नहीं वहां, आपने उसकी कंपोनेंट्स यूज कर लिया। जरा चेक कीजिए 10 20 और में से 15 या कितना बचा, ऊपर की तरफ कितने हैं, 20 20 10 30। कोई गाना सुना रहा, सुना दो भाई, सुनाइए सुनाइए गाना। कौन सुना रहा है, कौन है ये? अमन निरंजनी, सुना दो बेटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये यूज करूंगा, इसीलिए मैंने एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। अब मैं इसको यूज करता चलूंगा, बार बार एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे वो अपने आप, जिन बच्चों को नहीं आइडिया उनको अपने आप आइडिया लग जाएगा और आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। बस एक चीज याद रखिए, कंपोनेंट जिस तरफ रिजॉल्व होगा उस तरफ कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। एग्जाम्पल लेके समझाया अभी, और हमको बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं, तो धीरे 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 करते करते अपने आप दिमाग में सेटिंग बैठ जाएगी। इसके अलावा पिछला कुछ नहीं यूज करता है। बात समझ में आ गई? तो जितने भी बच्चे आज नए हैं, उनको पहले से थोड़ा बीच में चैप्टर ज्वाइन किया, क्या काइनेमेटिक्स में लेट ज्वाइन किया, उनको काफी अनकंफर्टेबल से हो रहे थे, उन सब के लिए अब ये है कि पिछला वाला पार्ट भूल जाइए, हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब यहाँ से बिल्कुल नए सिरे से समझिए और बिल्कुल नए सिरे से समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। इससे ज्यादा पिछला कुछ यूज नहीं होने वाला है, इसलिए अब इस चैप्टर पे थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। जिन जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन थे, जो पुराने बच्चे हैं वो तो खैर मेहनत कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। अब आती है बात टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। आपके नेचर के अंदर कितने टाइप के फोर्सेस मिलते हैं? तो हम बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें कई टाइप के फोर्सेस पता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस पता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें तो हम लोग तो जो यूज करने वाले हैं वो नेचुरल फोर्सेस को यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। अर्थ के चारों तरफ मून ट्रेवल, वो सर्कुलेट हो रहा है, मतलब घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ सन के चारों तरफ, सन ब्लैक होल के चारों तरफ, और पूरी की पूरी गैलेक्सी भी घूम रही है, सब घूम रहे हैं। उनके पीछे रीजन कौन है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल, ये बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स। हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन का, ठीक। हम इनको अलग से बात करेंगे। दो मास पार्टिकल अगर दे रखे हैं, अरे नहीं अमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए बीच बीच में। किसी को अच्छा गाना आता है तो सुना देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अनम्यूट हो गया तो क्या गुनाह हो गया क्या? यहाँ लोग क्या क्या कर दे रहे हैं। 12th में एक आध दो ऐसे नमूने, पता नहीं क्या डेली एक दो ऐसे नमूने उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वो अलग अलग नामों से एंट्री मारते हैं, अजीब अजीब नाम से। अब आप समझ सकते हैं अजीब अजीब नाम कितने प्यारे प्यारे नाम होंगे, और अजीब अजीब नाम से एंट्री करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं डेली सबसे पहला काम मैंने रखा है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता हूँ। अरे नहीं कोई नहीं, अच्छी बात है, मम्मी गा रही थी तो परेशान क्यों हो रहे हो? कोई गुनाह थोड़ी है गाना गाना है। लोग इतना पैसा कमा रहे हैं गाना गा गा करके, तुम तो और परेशान हो रहे हो। आजकल तो घर पे बैठे बैठे लोग यूट्यूब पे क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। और जानते हो आजकल तो बहुत बढ़िया माहौल चला हुआ है टिकटॉक का। कोई तुम में से टिकटॉक पे तो नहीं है ना भाई? भूल के भी टिकटॉक यूज मत कर लेना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। कोई भी टिकटॉक पे नहीं दिखना चाहिए मेरे को। नो टिकटॉक, नेवर यूज टिकटॉक। अरे भाई, टिकटॉक जिसने यूज किया उसकी पढ़ाई का कैरियर चौपट, गारंटेड। 100% श्योर हूं मैं इस बात के लिए। कृपा करके देख लिया करो, नमूने होते हैं अपने काम चलते हैं, देखने में कोई इशू नहीं, देख सकते हैं आप लोग। फेसबुक वगैरह पे आता है, तो कभी कभार देखने के लिए, हंसने के लिए, काफी दिल खोल के हंसने के लिए अच्छा है वो, इट्स ओके। बट खुद मत लग जाएगी कि मैं टिकटॉक बना के पैसे कमाऊं, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। M1 M2 दो मास पार्टिकल आ जाते हैं अपने। पबजी तो खेल सकते हैं, पबजी तो और बड़ा गुनाह है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे खाता है। एक पूरा का पूरा सीक्वल मैंने खेला हुआ है, मुझे पता है। एक पूरा का पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे तो लग जाते हैं, क्यों भाई? सर आधा उत्कर्ष, घंटा। आधा आधा घंटा घंटा? सर, आधा घंटा। काफी एक्सपर्ट हो गया, मतलब तुमने काफी सारे घंटे बर्बाद किए हैं। तुमने अपनी लाइफ के कम से कम नहीं तो 200, 250, 300 घंटे तो कम से कम बर्बाद किए हैं, तभी तुम 40 मिनट में निपटाते हो एक एरिना। देव कह रहा है 35, मतलब कई नमूने हैं यहाँ। ओके ओके, पबजी, ठीक।
मिलेंगे, पबजी वालों से भी मिलेंगे, क्लास में आए तो फिर पबजी वालों से भी मुलाकात करेंगे। छोड़ दो ये पबजी उबजी, कभी कभार हंसी इंटरटेन करने के लिए गाना वाना सुन लिया करो, ईयरफोन लगा के गाना वाना सुनना अच्छी बात है। अब थोड़ा सा अपना टारगेट बदल दिया, लाइफ को बदल दीजिए, गेम वेम, गेम खेलना है शाम को 1 घंटे के लिए आउटडोर गेम्स। हालांकि आजकल आउटडोर गेम्स के लिए सलाह देना ठीक नहीं है, कोरोना फैला हुआ है, आजकल तो इंडोर गेम्स का ही जमाना है। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होगा तो आउटडोर गेम, बैडमिंटन खेल लीजिए, कुछ और खेल लीजिए, ग्राउंड में जाके खेल लीजिए। ये मोबाइल गेम और इंटरनेट गेम ठीक नहीं होते, मजबूरी है कि हम लोगों को इंटरनेट पे पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज ऑफलाइन स्टडीज भी अच्छी होती हैं, ऑफलाइन गेम भी अच्छे होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, टेबल टेनिस बहुत अच्छी बात, खेलिए, जितने भी फिजिकल गेम है वो सब अच्छे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा ध्यान दीजिए, M1 और M2 दो रखे हैं, दो मास पार्टिकल्स, इनके बीच में डिस्टेंस r है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, हमको यूज अभी नहीं करना है, Gm1 M2 अपॉन G कांस्टेंट है, इसको यूज करेंगे बाद में, ये पूरा ग्रेविटेशन का चैप्टर है। लेकिन हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ के नियर बाई पॉइंट पे अगर h हाइट की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r है, उस कंडीशन में ये अर्थ है, हम इसके ऊपर एक फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, दैट इज mg। सिंपलेस्ट केस है ये, हम आगे चल के इसको पूरा ओपन करेंगे। सिद्धार्थ बेटा ये हाथ हटाओ यहाँ से, सिद्धार्थ यादव, मिस्टर सिद्धार्थ यादव, ये हैंड क्यों लगा रखा है, हटाओ इसको, रेज हैंड, क्या इशू है? mg। तो बेसिकली किसी भी बॉडी के ऊपर एक वेट, ये है उसका वेट, और वेट को हम बेसिकली यूज करने वाले हैं। वेट को कई बार ऐसे करते हैं, वेट है 10 kgf, इसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। इसका मतलब हो गया वेट की वैल्यू हो गई 10g, जनरली दिया होता है। जैसे आपकी जो वेइंग मशीन है वो क्या रीड करती है, किलोग्राम रीड करती है कि केजीएफ रीड करती है? वेइंग मशीन वो किलोग्राम फोर्स रीड करती है, वो रीडिंग होती है केजीएफ में। तो कई बार केजीएफ दिया होगा तो इसका मतलब केजी नहीं है, दैट मीन्स 10g है, ठीक। अगर W इज इक्वल टू 10 kgf दे रखा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 98 न्यूटन है। बात समझ में आ गई? तो ये एक यूनिट पे कई बार बच्चे गायब होते हैं। उस दिन मैंने F की वैल्यू बता दी थी, CGS में 32 गलत बताई थी, वो उसमें होती है FPS में, फुट पाउंड सेकंड में, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, मुझे अचानक ध्यान आ गया। G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और G इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, डन। जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए नियर द अर्थ सरफेस, केवल नियर द अर्थ सरफेस के लिए है। अगर काफी ऊंचाई पे चले जाएंगे तो जी बदल जाएगा, और इनफैक्ट गहराई में अगर अर्थ के अंदर चले जाएंगे तो भी जी बदल जाएगा। जनरली अर्थ की सरफेस के नियर बाई पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी होती है, 9.8 या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बहुत कम यूज होगा, ये वाला ही मेनली यूज होगा। हम कॉमनली क्या लेके चलते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम में करते वक्त ध्यान रखिएगा कि वो 9.8 को मेंशन कर रहा है कि 10 को मेंशन कर रहा है। अगर वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो 9.81 लेके चलना है, अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है तो 9.8 लेके चलना है, मेंशन कर रहा है 10 तो 10 यूज कीजिए, अदरवाइज 9.8 ही यूज करना है। हम सब बॉडीज पे फोर्सेस दिखाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अगले साल की करीब 4-5 महीने की यूनिट है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम अभी केवल एक फोर्स की बात करते हैं, फोर्सेस ड्यू टू चार्ज, ठीक। जनरली एक चार्ज तो हम बात कर ही लेते हैं, चलिए Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट टाइम्स Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होती है। हम इसको अभी फिलहाल यूज नहीं करने वाले, नेक्स्ट ईयर यूज किया जाएगा। अब आपको बता दूं, आपकी लाइफ में आप जितने मोस्टली फोर्सेस देखते हैं वो जानते हैं कौन से फोर्स हैं? वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप जमीन पे खड़े हुए हैं, जमीन आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही है, कैसा फोर्स है ये?
बेसिकली लाइफ में आपको आपके यूनिवर्स के अंदर अभी तक तो कई सारे फोर्स मिले, लेकिन हम जो बेसिक फोर्सेस की बात करें वो तीन ही है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। तीन फोर्सेस ही हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। फिर आगे चल के अब जो हिग्स बोसॉन और क्वांटा और फिजिक्स वगैरह जो अभी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगले हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो उस टाइप के फोर्सेस की बात भी करेगा, लेकिन उनको हमको जिक्र नहीं करना है। अभी हमको बेसिकली बेसिक फोर्सेस के बारे में बात करनी है। तो आपको लाइफ में जितने फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटी को छोड़ करके आप इनफैक्ट जितने भी फोर्सेस देखेंगे, पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, धक्का, किसी ने थप्पड़ मार दिया, नॉर्मल, दिस दैट, जो भी फोर्सेस आप देखेंगे वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम उनको अलग तरीके से नाम लेके पढ़ेंगे, लेकिन वो कौन से फोर्सेस हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है? ग्रेविटी के अलावा जो भी फोर्स आपको दिखाई दे आपकी कॉमन लाइफ के अंदर, वो कॉमन फोर्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वो चार्ज और उनके बीच का जो लैटिस बनता है, उनके बीच की वजह से जो नेट फोर्सेस एक्ट करते हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं। और उन्हीं की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, उन्हीं की वजह से नॉर्मल, टेंशन, प्रेशर, दिस जितने भी टाइप के आप फोर्सेस देख रहे हैं, वो सब उन्हीं के रीजन की वजह से डेवलप होते हैं। क्लियर हो गया? कोलिजन में इंपल्सिव फोर्सेस, तो भाई कई सारे फोर्सेस आप देखेंगे वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है? और तीसरा है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ये न्यूक्लियॉन्स हैं। कितनी अच्छा फिगर बन गया, बस स्माइली बनाने की जरूरत है। फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्यों न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला बिहेवियर न होकर के एक कॉमन सा बिहेवियर होता है, वो न्यूक्लियॉन्स का बिहेवियर होता है। इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के फोर्सेस होते हैं, और उनके बारे में अभी तक आइडिया भी नहीं लग पाया है। अभी हम एग्जैक्टली इन फोर्सेस के बारे में ना कोई लॉ जानते हैं, ना कोई तरीका जानते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। F nucleus is very greater than F electric greater than F gravity. रेंज, रेंज आपको समझ में आ ही रही है। रेंज किसकी ज्यादा होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, फिर F इलेक्ट्रिक की, फिर F न्यूक्लियस की। सबसे स्ट्रॉन्गनेस, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। और रेंज आपको पता है, अर्थ और सन के बीच में फोर्स एक्ट करता है। आपको पता है कि दूर दूर के प्लैनेट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, अपने डायरेक्शन वगैरह फोर्स वो सप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, तो बेसिकली आपके यूनिवर्स में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं, आगे और भी हम देखेंगे, मतलब अभी के लिए बेसिक फिजिक्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा एक और फोर्स होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, उनको भी बोल देते हैं, लेकिन वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं, उनको वॉन्डर वॉल फोर्सेस पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चल रहा है, आपको पढ़ाया भी गया होगा। पीवी बराबर एनआरटी शुरू हुआ कि नहीं, गैसीय स्टेट वाला? पीवी सर बराबर होगा अभी, एनआरटी स्टार्ट हुआ? होगा अभी। अच्छा, अभी आगे होगा, तो सर डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं, उनको भी वीक वॉन्डर वॉल फोर्स बोलते हैं, लेकिन वो होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। तो ये तीन फोर्सेस हैं हमारी लाइफ में, जो आपको नॉर्मल, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है। इनके लिए अलग अलग चैप्टर है। इसके लिए पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर है, इसके लिए पूरी बड़ी सी 2 यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अलग अलग फोर्सेस, करंट वायर्स के बीच में फोर्स, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स, कई तरीके के फोर्सेस आपको देखने को मिले। तो न्यूक्लियर फोर्स के लिए पूरा न्यूक्लियस का एक चैप्टर है, वहां न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको आइडिया देगा कैसे डेवलप होता है, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला इसका भी नहीं अभी तक डेवलप हो पाया। तो अब आती है बात आपके नेचुरल लाइफ में अप्लाई किए गए फोर्सेस के बारे में, और वो है एफबीडी। और हमें कई सारे फोर्सेस, तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये आ गया तो समझ लीजिए आगे सब कुछ आ गया। तो हेडिंग डालिए एफबीडी। हम डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की बात करेंगे। एफ फ्री बॉडी डायग्राम। आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे।
ठीक है, हल्का हल्का इसे कल थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिस्कशन करें। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है? शो ऑल forces acting on body in form of vectors या एरो, एरो की तरह फोर्स को शो कर दिया जाए, उस डायग्राम को बोला गया फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? तो अब हमें कई सारे फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, हमको उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले वेट, यही फोर्स है जो आपको देखने हैं। वेट, वेट मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होना चाहिए। मास अगर m है तो वेट किधर हमेशा शो करना है? वर्टिकली। एरो का ध्यान रखिएगा, आपके पास, मेरे पास तो प्लेन पेपर है, आपके पास होती लाइनें, लाइन के परपेंडिकुलर। अगर लाइन दे रखी है आपके पास तो हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर वेट लगाना है। अगर आपकी लाइनें ये दे रखी हैं और आपने इंक्लाइंड बनाया ये और ब्लॉक दे रखा है, तो फिगर बनाते वक्त मोस्टली बच्चे गड़बड़ी करते हैं, तो फिगर कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर वेट किधर लगना है? इसके ऊपर वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। कंपोनेंट में बाद में रिजॉल्व करेंगे, लेकिन पहले वेट को सही रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए मैंने लाइनें बना के दिखा दिया है। कई लोग ऐसे दिखाने लगते हैं तिरछा, तो कृपा करके ये एरो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। एरो गलत हुआ तो कई बार डायरेक्शन भी, हमको फिगर पे ही गेम खेलना है। इस चैप्टर का मेन काम है सही फिगर बनाना, उसी में कंपोनेंट तोड़ना। आगे काम आसान है, उसके अलावा उसमें कोई रूल नहीं है, एक ही रूल है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, यही चलेगा, वही गेम है। तो वेट को रिप्रेजेंट करेंगे। वेट हमेशा कहीं पे भी है, बॉडी ग्रेविटी के अंदर है तो उसके ऊपर वेट तो एक्ट करेगा ही करेगा। ठीक, अगला आता है नॉर्मल फोर्स, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला हमारी लाइफ में फोर्स, सबसे ज्यादा। आपने किसी को मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, जमीन पे चल रहे हैं, कहीं पे भी टेक लगा के बैठे हैं, लिख रहे हैं, पेंसिल, पेन, दिस दैट, सब जगह नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? जब दो सरफेसेस, समझिएगा, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तो वो सरफेसेस एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करते हैं। मतलब नॉर्मल फोर्स क्या है? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं, इक्वल एंड अपोजिट। हम आगे पढ़ेंगे भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, forces are generated always in a form of couple that is equal and opposite, action and reaction पढ़ेंगे भी। तो हमेशा तुम, अगर ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, तो दोनों की सरफेसेस एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, when two surfaces come in contact, they try to repel each other in direction perpendicular to surfaces contact। अब आप सोच के देख लीजिए, इस वक्त अगर आप तुरंत अपने आप को चेक करें, आपके ऊपर कितने नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कहां कहां नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, जरा अपनी जिस पोस्चर में, उसी पोस्चर में बैठे बैठे सोचते रहो, कितने नॉर्मल आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको कम से कम दो तो होंगे ही, अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो। अगर दोनों पांवों को कांटेक्ट मान ले तो दो मान लीजिए उसको, और एक जहां बैठे हुए हैं बम पे, उस पे भी है।
और वैसे भी अगर आप टेक वेक ले रखे हैं, ऐसे हाथ में टेक वेक ले रखा है, पेंसिल लगा रखी है, यूं कर रखा है, तो ये भी नॉर्मल है। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और वो रिपल्सिव फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जहां भी आप खड़े हैं उसकी वजह से आपको एक नॉर्मल फोर्स देखने को मिलेगा। तो ये जो सबसे कॉमन फोर्स आपको लाइफ में देखने को मिलता है, वेट तो है ही, वो तो हमेशा लगने वाला है जनरली आपकी अर्थ के आसपास। अगर आप दूसरा सबसे कॉमन फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है, मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है। अगर आप फ्री फॉल कर रहे हैं तब नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन आप किसी के साथ कांटेक्ट में कभी ना कभी तो आते ही हैं, बुक रखी हुई है, दिस रख दैट, आप जमीन पे खड़े हुए हैं, आप दीवार पे टेक लगाए हुए हैं, आप पेंसिल से लिख रहे हैं, आप हाथ रखे हुए हैं, हर जगह आपको नॉर्मल फोर्सेज एक्ट करते हुए दिखेंगे और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। सपोज आपने एक बुक रखी हुई है जमीन के ऊपर, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जमीन बी पे कौन सा फोर्स, या बी जमीन पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, सभी बच्चे छूटते ही बोलेंगे सर वेट। क्यों भाई? जो बुक बी है वो जमीन के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही है, सभी लोग बोलेंगे क्या,